नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी अंतिम दिन झोंकेंगे पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले जगदल में भारी हिंसा। आपस में भिड़े भाजपा टीएमसी समर्थक। 15 जगहों पर तलाशी के बाद पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरा। राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर आज। अगले 15 वर्षों में $20 अरब का भारत में निवेश करेगा न्यूजीलैंड। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। पुतिन से करेंगे मुलाकात। ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया। 4 राज्यों केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:45 पर होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी अपने अभियान को धार देते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रख सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास में बाधा डालने के आरोपों को लेकर तीखा प्रहार कर सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी राज्य में धुआंधार प्रचार किया। कल प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान कोलकाता की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ये सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि नारी शक्ति का उत्सव बन गया। हर वर्ग और हर उम्र की महिलाएं भारी संख्या में सड़कों पर उतरी। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का उत्साह साफ नजर आया। खासकर महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी की है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में कई अहम चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह बेहाला थाने से मेंटन तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 पर हुगली के चंदन नगर बाग बाजार में एक और रोड शो में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 4 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी सुबह से शाम तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर 24 परगना के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो से होगी। इसके बाद दोपहर में हुगली के धानेखाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरा कार्यक्रम कोलकाता के दमदम विधानसभा क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री का दिन का अंतिम कार्यक्रम राजारहाट गोपालपुर में जनसभा के रूप में होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तर 24 परगना के जगदल इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। देखते ही देखते जगदल पुलिस स्टेशन परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। इस हिंसा पर कड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने अब तक 15 स्थानों पर छापेमारी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीएमसी पार्षद गोपाल राउत समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। सबको ये भी आपको बता दें कि जगदल में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें केंद्रीय बल के जवान योगेश शर्मा को गोली लगने का आरोप है। वर्तमान में वे अस्पताल में भर्ती हैं। दावा है कि रविवार आधी रात बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के घर पर हमला हुआ, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। इस हमले के बाद बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे और उनकी थाने में मौजूदगी की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर मनोज पांडे अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी और फिर हाथापाई शुरू हो गई। ये हिंसक झड़प थाने के अंदर तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से दोनों पक्षों के समर्थकों को बाहर निकाला और थाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस घटना का असर बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के घर तक पहुंचा, जब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर अंधाधुंध पत्थरबाजी की। इस दौरान पवन के अंगरक्षक और केंद्रीय बल के जवान योगेश शर्मा बाहर आए, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। योगेश शर्मा खून से लथपथ होकर गिर पड़े और उनके पैर में गोली लगी। बीजेपी ने इस घटना को तृणमूल द्वारा सुनियोजित और चुनावी माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश करार दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। वहीं राज्य के भांगड़ इलाके में कब्रिस्तान के पास एक खाली पड़े घर से भारी मात्रा में बम बरामद किए गए। ये घटना उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ये जांच की जा रही है कि ये बम किसने जमा किए और इनके पीछे क्या मकसद है। तो पश्चिम बंगाल में भांगड़ में चुनाव से पहले बम बरामदगी से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और आइए हमारे साथ इस वक्त सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुख करते हैं बंगाल का। सौरभ, सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस वक्त दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां यहां पर जोर शोर से चल रही हैं। सबसे पहले आज जिस तरह से तमाम दिग्गज नेता सौरभ इस वक्त मैदान में जनता के बीच नजर आएंगे, क्या है आज का लाइनअप, अगर हम बात करें भाजपा की और साथ ही बात करें अगर टीएमसी की? जया जी, देखिए आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में एकदम आखिरी एग्जाम के एकदम पहले जैसे एक छात्र अपनी पढ़ाई को देख लेते हैं, लास्ट टाइम आप प्रिपरेशन कहिए, तो उस लास्ट टाइम प्रिपरेशन के तहत इस बार भी हर कैंडिडेट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, जहां पे उनको लगता है कि अभी तक उस इलाके में अभी और एक बार जाना चाहिए, तो वहां पे वो लोग जा रहे हैं। और सुबह से आप भवानीपुर की बात कर लीजिए, वहां पे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी घर घर जाने की घर घर जाने डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और साथ ही साथ दिन भर उनका भी अपने क्षेत्र में काफी सारे रैलीज हैं। वैसे ही भाजपा के और भी उम्मीदवार भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और टीएमसी के अपने अपने उम्मीदवार, कांग्रेस के अपने अपने उम्मीदवार, वामो दलों की अपने अपने उम्मीदवार, आईएसएफ के अपने अपने उम्मीदवार, सब अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे प्रचार में जुड़े हुए हैं। और सेंट्रली अगर आप देखें तो लीडरशिप, जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज बैरकपुर में जनसभा है और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी काफी सारे रैलीज है, पदयात्रा है, काफी सारे रैलीज है, रोड शो है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो राज्य में आए हुए हैं, वो भी काफी इलाके में, काफी जिले में
एक के बाद एक सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनका भी काफी सारे रैलीज हैं आज बंगाल में। तो एक तरह से देखा जाए तो भाजपा अपनी पूरी टीम को इस बार बंगाल की जो 142 इस दूसरे चरण में जो 142 जो सीटें हैं, उसके लिए एकदम धुआंधार कैंपेन जिसको कहते हैं, वो धुआंधार कैंपेन और एक से एक बड़े धुरंधर आज मैदान में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की ममता बनर्जी एक बड़ी रैली कर रही है शहर में, जो जादवपुर से गोपाल नगर तक होके जाएगी। यानी मानिए आप रासबिहारी, बालीगंज, टालीगंज और ये जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को होकर ये रैली जाएगी। काफी लंबा रैली है, ममता बनर्जी वो रैली करेगी। आखिर आज लास्ट टाइम वो रैली है दोपहर के बाद। और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो भी हुगली में उनका रैली है, आरामबाग में, धोनेखाली में उनका रैली है, रोड शोज भी है मनीषतला में, आखिर में साउथ 24 परगना के अंदर जो आता है तो वहां पर भी वो रोड शोज है। तो दोनों पक्ष के साथ साथ बाकी जो दलें हैं, सब पार्टीज के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार है, वो अपने अपने पूरी ताकत से आज कैंपेन करने के जो प्लानिंग है वो प्लानिंग किए हैं। जय जी। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, यकीनन ये सभी के लिए एक मापदंड तय करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे चरण की चुनाव की, तो किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कि बूथ या बूथ के आसपास किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, एक ऐतिहासिक क्षण है अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव की। लेकिन अगर दूसरे चरण की तैयारी की बात करें तो इस पर क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है? ऐसे में ये भी जो हाल ही में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। जय जी, देखिए दूसरे चरण में चुनाव आयोग का ये कहना है कि पहले चरण में जो जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव वो करने में समर्थ हुए, छोटे मोटे इंसिडेंट हुए, लेकिन दूसरे चरण में वो छोटे मोटे इंसिडेंट भी ना हो, इसके लिए 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, सभी के जो पुलिस ऑब्जर्वर्स है, जनरल ऑब्जर्वर्स है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, जिला शासक है, सबको लेकर लगातार पहले चरण के बाद से ही लगातार बैठक किए गए हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पकड़ कर यहाँ पे क्या सुरक्षा रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होगा, वो तैयार किया गया है। और आप अगर सेंट्रल फोर्स की बात करें तो इस बार भी पहली चरण की तरह बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स, करीब 2100 से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्स तैनात रहेंगे। स्टेट पुलिस है इसके साथ साथ, वो भी हर एक बूथ में तैनात रहेंगे। वेबकास्टिंग जो है, और चुनाव आयोग के तरफ से कल एक मैसेज जारी किया गया है फर्जी वोटर्स के लिए, जहां यहाँ पे कहा गया है ये गलती से भी फर्जी वोट देने के बात ना सोचिए। अगर फर्जी वोट देंगे तो इस बार आपको जेल जाना एकदम तय है। इस मतलब एक तरफ से कैंपेन भी चल रहा है चुनाव आयोग के हर वो फर्जी वोटर्स, हर वो गुंडे के लिए। और इसी के साथ चलते चलते कल जो जगद्दल का जो इंसिडेंट हुआ, या फिर भांगड़ में जो इंसिडेंट हुआ, आप देखेंगे कि दोनों इंसिडेंट, कोलकाता के दो बाजू, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, दोनों जिले के दो जगह पे ये दो इंसिडेंट हुआ है। जगद्दल की इंसिडेंट में 4 टीएमसी कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं, और साथ ही साथ चुनाव आयोग वहां पे आज नए तरीके से पूरी जांच कर रही है कि क्या करना है। भांगड़ में भी एनआईए को जांच सौंपी गई है। क्योंकि जया जी, इसमें ये बात अहम है कि 93.19% पोल होने के बाद, पहले चरण के बाद, और जिस तरह से पीसफुल वोट हुआ, ये माना जा रहा है भाजपा की तरफ से ये टीएमसी के खेमे में एक हलचल मचा दिया है। तो कहीं भाजपा की ये दावा है कि वोटर्स जैसे आश्वस्त होके वोट देने निकले थे, उसको रोकने के लिए जगद्दल में और भांगड़ में प्लानफुली ये सारे चीजें किए गए हैं ताकि वोटर्स अपने घर से ना निकले। बिल्कुल, एक बार फिर वो भय और डर का माहौल लाने की कोशिश यहाँ पर सौरभ दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो की, यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे चरण के चुनाव की, तो ऐसे में जो तमाम सीटें हैं, 142 सीटें, इसमें ज्यादातर पर टीएमसी का इन्हें गढ़ माना जाता है। लेकिन ऐसे में दो तस्वीरें सामने आती हैं। कल प्रधानमंत्री की रैली में जिस तरह की तस्वीरें मिली, जिस तरह का हुजूम उमड़ा, जिस तरह की भारी संख्या में महिलाएं अपने घर से निकलकर आईं, तो दूसरी तरफ कहीं ममता बनर्जी अपने ही इलाके से रैली छोड़कर
भागी और ऐसे में बीच में कहीं सब्जी खरीदती भी नजर आ रही थी। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पे इस वक्त किस तरह का मूड हम देख रहे हैं, खासतौर पर अगर दूसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो? जया जी देखिए, अगर आप तस्वीरों की बातें करें तो दोनों तस्वीरों का अगर हम 2 विंडो में रखें तो एक विंडो में अगर प्रधानमंत्री के रैली को दिखाएं तो आप देखेंगे वहां पे बैल्कनी से, रास्ते की बैरिकेड के पीछे से, खिड़की से, हर जगह पे आप महिलाओं चेहरे को देखने को मिलेगा। और एक उसमें जो है उन लोगों में एक उत्साह है, प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साह है, एक अपने आप से एक सहज तरीके से उनके ऊपर से एक हंसी उनके मुंह पे झलक रही है। और जहां जहां प्रधानमंत्री की रैली गुजर रही है वहां पे सिर्फ उस एरियाज के लोग नहीं, बल्कि आप कोलकाता और कोलकाता से सटे हुए सारे जिले के लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो वो कोलकाता के सटे हुए जिले भी इस बार पोलिंग में जा रही है इस फेज में। तो कल एक इंसिडेंट में कहना चाहूंगा, सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था कि ठनठनिया कालीबाड़ी में मैं था, वहां पे मंदिर में पूजा देखकर जब प्रधानमंत्री निकल गए उसके बाद भी लोगों का आना बंद नहीं हो रहा था। 2 घंटे तक फैमिली आ रहे थे, बच्चों को लेकर, अपनी बीवियों को लेकर, घर की महिलाओं को लेकर वो आ रहे थे और आके पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या चले गए, कहाँ जाकर प्रधानमंत्री का एक बार देख सकते हैं प्रधानमंत्री को। ऐसी जो हुजूम है वो बंगाल में पूजा की वक्त देखने को मिलता है, मानो कि एक फेस्टिवल है जहाँ पे हर जगह के लोग आ जाते हैं और देखने के लिए पूजा में से शामिल होते हैं। ये कल का जो रैली था ये कोई उत्सव से कम नहीं था, वो एक फेस्टिवल जैसा लग रहा था। ये वोट की चुनाव की कैंपेन को छोड़िए, माना जा रहा था एक फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया है पूरा शहर। फूलों की बारिश हो रहा है, लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को देखकर हाथ हिलाते थे और हर कोई जैसे एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को कि प्रधानमंत्री उनके शहर में उनके बीच से गुजर रहे हैं। ये एक तस्वीर है इधर। और दूसरी तरफ आप जो कह रही है कि ममता बनर्जी को रैलीज को छोड़कर, रोड शो को छोड़कर उनको पदयात्रा करने पड़े। आज की पदयात्रा आप सोचिए, जादवपुर से गोपाल नगर, ये करीब करीब 10 किलोमीटर का रास्ता होगा। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जादवपुर, टालीगंज, बालीगंज, राजगीर और फिर जाके भवानीपुर, यानी पूरा दक्षिण कलकत्ता। टीएमसी का अगर आप अपलिफ्टमेंट देखें तो ये पहले दक्षिण कलकत्ता का पार्टी माना जाता था, कहीं पर उन लोग को सीट नहीं मिला, लेकिन दक्षिण कलकत्ता में उन्होंने खाता खोला। उस दक्षिण कलकत्ता में आज फिर सीएम के हिसाब से नहीं, जैसे ऑपोजिशन लीडर के हिसाब से सीएम ममता बनर्जी कम्युनिकेट करते थे अपने वोटर्स के साथ 11 साल पहले, वो उस दौर पे चले गए, मानो कि किसी टाइम मशीन पे चल के वो 11 साल पहले चले गए और 11 साल पहले जाकर वो उसी तरह से एकदम कहते हैं ना कि जीरो से शुरुआत करते हैं, तो उनको वो करना पड़ रहा है। अब इसका असर कितना ईवीएम में देखने को मिलेगा वो तो बाद में जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन क्योंकि इस बात का गणित इतना सहज नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल ये चुनाव उतना आसान नहीं है जितना वो पहले उनको लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र के इस पर्व में बिना भय, बिना डर के लोग शिरकत हों और उसका हिस्सा बने, इसी की एक झलक लगातार हम देख रहे हैं। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है आज पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे आज राज्य के विकास और समृद्धि को लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल गैंगटॉक स्थित आर्किडेरियम का दौरा करेंगे और यहां विश्व स्तरीय आर्किड अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। आर्किडेरियम सिक्किम की पारिस्थितिक और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद वे पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री राज्य में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन विकास परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन,
और कृषि क्षेत्र शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। इन परियोजनाओं से सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा सिक्किम राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सिक्किम के तीव्र और सतत विकास के प्रति मोदी सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। तो पीएम मोदी का सिक्किम दौरा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्सले मौजूद रहेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। इससे व्यापार में आने वाली रुकावटें कम होंगी और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। इस समझौते के तहत भारत के निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% उत्पादों पर शून्य शुल्क के साथ पहुंच मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड के 95% निर्यातित उत्पादों पर भारत शुल्क कम या समाप्त करेगा। इनमें ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि भारत ने अपने किसानों और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए दूध, क्रीम, दही, पनीर, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबड़ जैसे उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। एफटीए के तहत अगले 15 वर्षों में करीब $20 अरब का निवेश आने की उम्मीद है। दोनों देशों ने 22 दिसंबर को इस समझौते के लिए वार्ता पूरी होने की घोषणा की थी। आंकड़ों के अनुसार 2024 और 25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $1.3 अरब रहा। वहीं 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार करीब $2.4 अरब था। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए की विशेषताएं क्या कुछ रहने वाली हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत न्यूजीलैंड एफटीए की मुख्य विशेषताओं में 100% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त होगा। अगले 15 वर्ष में $20 बिलियन की निवेश की प्रतिबद्धता यहां पर दोहराई गई है। दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग और बेहतर होगा और मजबूत होगा। साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ेगी कृषि उत्पादकता, यानी कि कृषि क्षेत्र में भी यहां पर साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। और समझौता जो है वो कृषि क्षेत्र को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। श्रम प्रधान क्षेत्रों की अगर बात करें, यानी कि एमएसएमई और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों में बाजार पहुंच बनाने की पेशकश यहां पर की है। 29.97% टैरिफ लाइनों को अपवर्जन में रखा गया है और 30% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्ति लागू की गई है। शेष को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा, यानी कि टैरिफ्स को लेकर यहां पर महत्वपूर्ण समझौता देखने को मिलेगा। 30% टैरिफ लाइनों पर शुल्क तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और साथ ही 35.60% शुल्क को 3 से 10 साल में चरणबद्ध रूप से समाप्त करना यहां पर एजेंडे में प्रमुख होगा। अगर भारत को होने वाले फायदों के बारे में अगर हम बात करें तो एफटीए से भारत को होने वाले लाभ में न्यूजीलैंड की 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क की तत्काल समाप्ति, ये सबसे अहम बात है। साथ ही प्रमुख भारतीय निर्यातों में की लगभग 450 टैरिफ लाइनों में लगभग 10% शुल्क यहां पर अब रखा जाएगा। वस्त्र, परिधान, चमड़ा और टोपियों, सेरामिक्स, कालीन, ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे भी इसमें शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने भारत में कीवी फ्रूट, सेब और शहद के लिए केंद्रित कार्य योजनाओं पर सहमति बनाने की बात भी कही है। साथ ही उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और बेहतर रोपण सामग्री शामिल है। उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर होगा क्योंकि क्षमता निर्माण,
उद्यान प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता भी इस एफटीए में शामिल की गई है। फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाएं यानी कि आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। आयुर्वेद, योग और दूसरी पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में व्यापार को आसान बनाने की बात भी एफटीए में प्रमुख रूप से कही गई है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अधिसूचना के अनुसार सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होगी। सत्र के दौरान सदस्यों के लिए आचरण संबंधी नियमों का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें मर्यादित भाषा के उपयोग और लंबित न्यायिक मामलों पर टिप्पणी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे दर्शकों को बिना प्रवेश पत्र के परिसर में प्रवेश न दिलाएं, ताकि सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके। विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों से समय समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग सुनिश्चित करने तथा आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखने की भी अपील की है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस विशेष सत्र की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में व्यापक विमर्श किया जाएगा। इससे पहले राजधानी भोपाल में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन के समर्थन में आक्रोश रैली भी निकाली थी। रैली के जरिए पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ना सरकार की सोची समझी रणनीति थी। विधानसभा सत्र के दौरान दिवंगत गायिका आशा भोसले सहित कई प्रख्यात हस्तियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में महिलाओं के साथ संवाद भी किया। आइए सुनते हैं। इसमें लंबा समय तक सरकार चला। पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। उनने विरोध करा जी, नहीं होने दिया। फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी तो किसने विरोध किया? कांग्रेस ने। नेता कौन थी? इंदिरा गांधी। फिर उनके बेटे आए, राजीव गांधी। उनकी मेजोरिटी थी बहुत बड़ी। उन्होंने भी महिला आरक्षण दिया क्या? नहीं दिया। पार्टी रूल था ना, उनका फैमिली रूल था। बात समझ में आ गई ना? फैमिली, ये फैमिली ट्री नारी विरोधी है। हरियाणा विधानसभा ने आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र के दौरान सरकार हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन कोटा को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है, जिससे 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पहले कैबिनेट ने कॉमन कैडर में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति जताई थी। इन कर्मचारियों ने अपनी सेवा के 5 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं और अब वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन पाने के हकदार हैं। इसी के तहत हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज भर्ती और सेवा शर्तें बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 5% एक्स ग्रेशिया यानी कि विशेष अनुग्रह पदों को अनिवार्य रूप से रखने का भी एक प्रावधान शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस सत्र का मकसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर भी चर्चा करना है। और दिल्ली से लौटे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा है कि राज्य में नेतृत्व को लेकर जो भी फैसला होगा वे कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। दरअसल दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। DK शिवकुमार ने कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और सही समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि देश अभी
देश में अभी हो रहे विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद पार्टी हाईकमान द्वारा सिद्धरमैया और शिवकुमार दोनों को नेतृत्व, मंत्रिमंडल और केपीसीसी अध्यक्ष पद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापक कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और अन्य से जुड़े मामले में कुल 11 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है, जिसमें चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर के ठिकाने शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला सीबीआई की चंडीगढ़ इकाई द्वारा दर्ज उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें एक बिचौलिए के जरिए आपराधिक मामले के निपटारे के लिए अवैध धन की मांग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान ईडी की टीमें आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामी संपत्तियों से जुड़े ठिकानों की जांच कर रही हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध से अर्जित धन का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत जुटाना है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज उल उलूम को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। ये कार्रवाई जमाते इस्लामी और उसके पूर्व सहयोगी फलाह-ए-आम ट्रस्ट के बीच कथित संबंधों के बाद की गई। प्रतिबंध के पीछे अधिकारियों ने कट्टरपंथ की आशंका का भी हवाला दिया है और ये प्रतिबंध संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग द्वारा यूएपीए की धारा 8(1) के तहत जारी आदेश के माध्यम से लागू किया गया। ये कदम शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 24 मार्च 2026 को प्रस्तुत एक दस्तावेज के बाद उठाया गया है। दस्तावेजों की समीक्षा में धार्मिक शिक्षा केंद्र के रूप में संस्था के कामकाज में कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण में अनियमितताएं, अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करने में विफलता और वैधानिक निगरानी तंत्रों को दरकिनार करने के प्रयास शामिल हैं। जामिया सिराज उल उलूम लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 5 एकड़ में सेब के बाग भी हैं। ये भूमि मूल रूप से एक स्थानीय भूस्वामी और सूफी संत पीर गुल मोहम्मद सोफी द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए दान की गई थी। ये मदरसा कक्षा 5 से आगे की शिक्षा प्रदान करता था और इस्लामी मदरसा पाठ्यक्रम के शिक्षण के अलावा कला और विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम भी प्रदान करता था। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण रसोई गैस की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आई दिक्कतों के बीच भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। मुंबई के साकीनाका में ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने। रसोई गैस की आपूर्ति में जो दिक्कतें आ रही है वैश्विक कारणों की वजह से, उसके बीच छोटे सिलेंडर को लेकर जो है अलग अलग कंपनी जो गैस पेट्रोलियम की है वो कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं उन तक गैस की आपूर्ति जो है छोटे सिलेंडर के माध्यम से हो जाए। ये कब से दिक्कत शुरू हुई आपको गैस? अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले दिक्कत थी, अभी कोई दिक्कत नहीं, बराबर मिल रहा है। आपके यहाँ का बड़ा कनेक्शन है जो घर का रसोई गैस का है? नहीं, 5 किलो का है, वही चला रहे 5 किलो हैं। हाँ। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं इधर साकिना का दुकान पे काम करता हूँ। पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं या अकेले? जी, परिवार के साथ रहते परिवार के साथ रहते हैं। लगता है इसमें काम चल जाएगा फिलहाल? जी, अभी तो फिलहाल नहीं, पहले मिल रहा था, अभी तो इसी से काम चला रहे। अभी तो धीरे धीरे सिचुएशन सही हो रहा है और आगे देखते अभी ठीक ही जा रहा, तो अच्छी बात है। जो गैस कंपनी है उन्होंने कई जगह ये स्पेशल आउटलेट लगा है जो कि 5 लीटर के सिलेंडर के लिए है। खास करके जो बैचलर हैं या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका बेसिकली इससे रोजी रोटी चलता है, स्ट्रीट फूड्स वो सेल करते हैं, उनके लिए खास करके कोशिश की जा रही है कि उनको उनके व्यवसाय में किसी तरह की दिक्कत ना हो। हसन जी, क्या स्थिति है, ज़रा समझाइए। सर, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉपरली हमारे पास में स्टॉक आ रहा है भारत पेट्रोलियम से और हम अलग अलग जगह पे कैंप लगा के ये सप्लाई दे रहे हैं 5 kg का। अगर किसी को नया कनेक्शन चाहिए
तो एक फॉर्मेट है, वो भर के उसके साथ में आधार कार्ड का कॉपी लेके और मोबाइल नंबर का OTP से हम सप्लाई दे रहे हैं। जब से थोड़ा क्राइसिस हुआ उसके बाद में डायरेक्टली हमको ये इंस्ट्रक्शन है, आप सीधा कंज्यूमर को सप्लाई देंगे, कहीं पे आगे डाइवर्ट नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को जाएगा। उसके लिए हम सिस्टमेटिकली एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन से सप्लाई करते हैं। युवा आपको बड़ी संख्या में दिखेंगे जो अलग अलग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। इन तक कोशिश की जा रही है कि इनको इस दिक्कत में किसी तरह मदद इन तक पहुंचे, इसकी कोशिश जो लगातार की जा रही है। कोई एजेंसी मालिक जो है वो भी बता रहे थे, और जो पूरा सेल जो डिपार्टमेंट देखता है अलग अलग पेट्रोलियम कंपनी का, वो इंश्योर करने में लगा हुआ है कि जो बैचलर हैं या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो इस तरीके से बाहर रहते हैं और जिनको ऐसी परेशानियाँ हो रही है, उनको जो है अभी ऐसे सिचुएशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और गुजरात का रण और क्रीक एरिया हमारी थल सेना के लिए विशेष चुनौतियां पेश करता है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या तैयारियां थीं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने। हमारी भारतीय फौज या थल सेना जंगलों पे, पहाड़ों पे, गर्म रेगिस्तान पे, ठंडे रेगिस्तान पे और एक ग्लेशियर पर भी तैनात है। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट है, बहुत ही स्पेशल टेरेन है जो कि है रण और क्रीक सेक्टर गुजरात का, वहां पर भी तैनात है। इस वक्त मैं एक क्रीक पर हूं जो गुजरात की तट पर है। यहाँ पे अरेबियन सी जो है वो जमीन के अंदर कोस्टलाइन पे आता है और बहुत ही मार्शेस यानी कि दलदल जैसा जमीन बना देता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसान का चलना और मशीन्स या कि व्हीकल्स का चलना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी यहाँ तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। आज अगर यहाँ हाई टाइड होती तो पानी शायद मेरी कमर तक होता, लेकिन ऑब्वियसली आज लो टाइड है तो पानी रिसीड किया हुआ है। पीछे आप मैनग्रोव्स भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के टेरेन की यूनिक जो चैलेंज होते हैं उसमें अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है, अलग तरह के वेपन और अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। इस चैलेंज के लिए हमारी भारतीय फौज हमेशा तैयार रहती है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में। ऑप सिंदूर के दौरान मेरी ब्रिगेड रन और क्रीक सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत थी और हमने जानबूझकर डिप्लॉयमेंट को बैलेंस रखा ताकि हम एक सुदृढ़ डिफेंसिव ग्रिड को बनाए रखें और उसी के साथ साथ ये काबिलियत भी रखें कि अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है तो उसको भी हम तेज़ी से अंजाम दे पाएँ। 7 और 12 मई के बीच में दुश्मन ने अपने ड्रोन्स के साथ हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वेलेंस और टारगेटिंग करने की कोशिश की। एक रोबस्ट और मल्टी टियर ग्रिड बनाया जिसके अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एसेट्स के दस्ते शामिल थे और इन सब ने मिलकर दुश्मन के सभी ड्रोन्स को बर्बाद किया। छह मई तक हम दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र बनाए रखी। जवान सारे सतर्क थे। वैसे ही मेरा सेक्शन और अलर्ट हो गया और जवानों को आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। दुश्मन ने 8 मई को ड्रोन से हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने बहुत कम समय में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। दुश्मन ने 10 मई को दोबारा एक गलती को दोहराया, ड्रोन से हमला कर बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया। सतर्क जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को मिनिमम अम्यूनिशन के साथ और बहुत कम समय में ड्रोन को मार गिराया। यहाँ गुजरात के कच्छ रीजन में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन कुछ ही मीलों दूर होती है और इसीलिए हमारी फौज की ट्रूप्स रेगुलरली ड्रिल्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करती रहती हैं कि कैसे जब ज़रूरत पड़े तो वो बिल्कुल तैयार हो, तत्पर होते हैं अटैक के लिए दुश्मन के टेरिटरी पर। कैमरा पर्सन विकी के साथ गुजरात के कच्छ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारतीय एविएशन सेक्टर ऐतिहासिक उड़ान का साक्षी बन रहा है। भारत सरकार की योजना उड़ान से हर भारतीय को प्लेन में बैठाने की कोशिश अब रंग ला रही है। अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री उड़ान योजना के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे दूर दराज के लोगों को इस योजना के माध्यम से फायदा मिल रहा है। 27 अप्रैल 2017 जब भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐतिहासिक उड़ान का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है और इसका आने वाले समय पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सिर्फ 1 दशक से भी कम समय में भारत का एयरपोर्ट नेटवर्क दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 2014 में 74 एयरपोर्ट से बढ़कर 2024 तक 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं, यानी 115% से अधिक की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। केवल उड़ान योजना ने ही 93 ऐसे एयरपोर्ट्स को जोड़ा है जो पहले हवाई सेवा से नहीं जुड़े थे या कम जुड़े हुए थे। इनमें हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम भी शामिल हैं। इस योजना के तहत 640 से ज्यादा रूट शुरू किए गए हैं जो दूर दराज के शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ते हैं और क्षेत्रीय विकास को गति देते हैं। The tier 2 and tier 3 cities always used to have a challenge of connectivity, but due to the Udan scheme, the scheme of the for the common people had given a lot of liberty to the airlines to operate the smaller segment, and now under this scheme in the past 10 years we can see 600 new routes connectivity, and a lot of new airlines started operation under this scheme only because of the subsidies which these airlines are getting. लेकिन सबसे बड़ी सफलता की कहानी बने यात्री। 2017 में जहां यात्रियों की संख्या ना के बराबर थी, आज उड़ान योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री 3.2 लाख से अधिक उड़ानों के जरिए उड़ान भर चुके हैं और पहली बार उड़ान भरने वालों को भी इस सेक्टर से जोड़ा गया है। दरअसल इस योजना ने भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में से एक बना दिया है, जहां हवाई यात्रा अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही। छोटे शहर अब एविएशन मैप पर हैं, पर्यटन बढ़ा है और व्यापार को नई गति मिली है। दूर दराज की हवाई पट्टी से ऊंची उड़ान भरते आसमान तक उड़ान योजना ने सिर्फ उड़ानें शुरू नहीं की, इसने सपनों को जोड़ा है। एक ऐसा विजन जिसने भारत को नए पंख दिए और लाखों लोगों को उनकी पहली उड़ान का मौका मिला है। 2017 में एक उड़ान से शुरू हुई उड़ान योजना आज लाखों लोगों को हवाई सफर से जोड़ रही है। छोटे शहर अब सीधे बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं और देश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब आइए बात कर लेते हैं देश में बढ़ते पारे की। देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी के साथ साथ लू के प्रकोप ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस अकोला में दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ अलग अलग इलाकों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए आईएमडी ने 27 अप्रैल से 3 दिन तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है, जिससे आंधी, तूफान और बारिश के साथ साथ लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से 2 मई के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह असम और मेघालय में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 अप्रैल से 1 मई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं।
और आपको बता दें कि भीषण गर्मी और लू की स्थिति में क्या करें क्या ना करें। ऐसे में जब पारा लगातार बढ़ रहा है तो मौसम विभाग ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर ना जाएं, क्योंकि ये इस वक्त धूप के गर्मी के एकदम पीक आवर्स होते हैं। दिन में लगातार पानी पीते रहें, शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, सीधी धूप से पूरी तरह से बचें, हल्के और सूती कपड़े ही पहनें, जितना संभव हो घर में रहें, हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर नज़र रखें और ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें। ज़बरदस्त धूप से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी भी यहाँ पर दी गई है और किस तरह से इस वक्त एक जागरूकता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिन का समय है जब एकदम धूप तेज़ पड़ती है, तो ऐसे में इन पीक आवर्स में आप इस लू के प्रकोप में ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का ही प्रयास करें। अगली खबर में बात यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, जिन्होंने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों में हो रहे बदलावों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के उपायों, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी बात की। इस महीने की शुरुआत में अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया था। क्षेत्रीय शांति की कोशिशों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज रूस के दौरे पर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार अराक्ची रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उच्च स्तरीय वार्ता के उद्देश्य से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे गतिरोध और शांति प्रयासों के बीच ये वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया IRNA के अनुसार ये यात्रा ओमान और पाकिस्तान में की गई कई कूटनीतिक यात्राओं यानी कि शटल डिप्लोमेसी के बाद हो रही है। तेहरान अपनी उस हालिया प्रस्ताव के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहता है, जिसका मकसद आपसी दुश्मनी को कम करना है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रयासों के बीच क्षेत्रीय कूटनीति तेज हो गई है। इसी क्रम में अब्बास अरागची बीते 24 घंटे के भीतर दूसरी बार पाकिस्तान गए थे। इससे पहले ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और क्षेत्रीय संकट को सुलझाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री ने कतर के PM शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बातचीत कर क्षेत्रीय हालात और जारी कूटनीतिक प्रयासों पर विचार विमर्श किया। मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क और ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के बीच आज से सैन फ्रांसिस्को की अदालत में सबसे बड़ी कानूनी जंग शुरू हो गई है। जूरी चुनने के साथ ही इस केस की शुरुआत हुई है, जिसमें मस्क ने OpenAI पर एक बड़ा धोखा देने का आरोप लगाया है। मस्क का कहना है कि कंपनी ने इंसानियत की भलाई के लिए काम करने का अपना पुराना वादा तोड़ दिया है। 2015 में मस्क ने इस लैब को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा फंड दिया था, लेकिन अब कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने में लगी है। OpenAI ने इन सभी इल्ज़ामों को गलत बताते हुए कहा कि मस्क ये सब सिर्फ अपने घमंड और चिढ़ की वजह से कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर जज योवोन गोंजालेज रॉजर्स मई के बीच तक अपना फैसला सुनाएंगे। खबर जापान से। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में आज सुबह 6.2 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस किया गया। ये भूकंप सुबह 5:23 पर 83 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि प्रशासन द्वारा सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप के केंद्र के आसपास आबादी कम होने के कारण जान माल का नुकसान की आशंका बेहद कम है। हालांकि तेज झटके वाले प्रभावित इलाकों में भूस्खलन और चट्टाने खिसकने का खतरा काफी बढ़ गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब 7 दिन से भी कम समय पहले इवाते प्रांत के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था।
पिछले भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए थे और 80 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी थी। उसके बाद से ही पूरे जापान में 8.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले विनाशकारी मेगा क्वेक का हाई अलर्ट जारी है। प्रशासन ने अगले 7 दिनों में इसी क्षेत्र में 6.0 से अधिक तीव्रता के और झटके आने की चेतावनी दी है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते सैन्य दबाव के बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन पर आक्रामक घेराबंदी का आरोप लगाया है। ताइवान का दावा है कि आज सुबह 6 बजे तक चीन के 7 सैन्य विमान और 9 सैनिक जहाज ताइवान के आसपास मंडराते रहे थे, जिनमें से 6 विमानों ने जानबूझकर ताइवान के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र का उल्लंघन किया है। ताइवान ने चीन पर क्षेत्र की स्थिरता बिगाड़ने और अपनी संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप लगाया है। ये घटनाक्रम रविवार को हुए उस बड़े सैन्य अभ्यास के ठीक बाद आया है जब ताइवान ने चीन पर 28 लड़ाकू विमानों और 8 युद्धपोतों के साथ अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप मढ़ा था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि वे इस अवैध सैन्य हरकत की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चीनी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दशकों पुराना ये विवाद अब एक बार फिर चरम पर है, जहां चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस पर अपना दावा जताता रहा है। वहीं ताइवान खुद को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, जिसकी अपनी सरकार, अर्थव्यवस्था और अपनी मजबूत सेना है। पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने इस घटना की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। वायरल वीडियो में एक नौका को तेज गति से चलते हुए और फिर विस्फोट के बाद आग की लपटों में घिरते हुए देखा जा सकता है। ये घटना ट्रंप प्रशासन द्वारा लातीनी अमेरिकी जल क्षेत्र में शुरू किए गए मादक विरोधी अभियान का हिस्सा है। पिछले साल सितंबर से अब तक इस अभियान में कम से कम 186 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि मादक तस्करी के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आलोचकों ने इन सैन्य हमलों की वैधता और नियमों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। केन्या के सेबेस्टियन सावे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। सावे ने रविवार को आयोजित लंदन मैराथन 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। कभी कोई मैराथन नहीं हारने वाले 31 वर्षीय सावे ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। मिस्र में जारी जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और भारत पदक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। रविवार को भारत के खाते में 2 पदक और जुड़े। हेमंत बर्मन ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में रजत पदक जीता। वहीं जुबैर खान और आज्ञा कात्याल की जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी की टीम 10 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। टीम ने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को मात दी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं और वो 7वें स्थान पर है। दिल्ली को पिछले मैच में इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरीन ने निकोलस पूरन और एंडेन मार्करम को 0 पर चलता किया। केकेआर को सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन का ही लक्ष्य मिला और वे जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन हासिल किए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाए। मोहम्मद शामी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। हालांकि लखनऊ की टीम सुपर ओवर जीतने में नाकाम रही।
और इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। चेन्नई के लिए 159 रन के लक्ष्य को गुजरात की टीम ने 2 विकेट खोकर 16.4 ओवर में हासिल किया। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। और अगर इससे पहले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट चटकाए और 158 रन बनाए। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 74 रन की नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।